दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। मथुरा में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल बजते ही तरह तरह के वादे और नए नए प्रत्याशी सामने आ रहे हैं और इसी को लेके आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवीण भारद्वाज। आइए इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का जो प्यार है वो इनको किस तरीके से मिल रहा है। अगर जनता इनको अपना प्यार देती है या मथुरा का सरताज बनाती है, ताज पहनाती है, तो किस तरीके से ये जनता की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, मैं प्रवीण भारद्वाज, आम आदमी पार्टी से मैं मेयर पद का प्रत्याशी हूँ। भारद्वाज जी, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, जिसकी कि दिल्ली में सरकार है। यूपी में नए स्तर से आप लॉन्च हुए हैं, मैं कहना चाहूँगा लॉन्च हुए हैं। किस तरीके से और किन समस्याओं को लेकर जनता के बीच आप जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने मथुरा के लिए जो मुख्य मुद्दा बताया था आपको, वो यमुना शुद्धिकरण है। जैसे मैंने निजी बातचीत में भी कहा था, यूरोप में नदियाँ गंदी हो चल सकता है, अमेरिका में नदियाँ गंदी हो चल सकता है, अगर अफ्रीका में नदियाँ गंदी हो चल सकता है, लेकिन भारत में जहाँ नदियों को माँ कहा जाता है, जहाँ पूजा कहा जाता है, वहाँ अगर नदियाँ की दुर्दशा हो, ये स्वीकार योग्य नहीं है। ये सब हम भारतीयों के लिए, विशेषकर हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए शर्म की बात है और ये चुनौती भी है सबके लिए सामाजिक तौर पे कि हम अपनी नदियों को स्वच्छ करें, जिन्हें हम माँ कहते हैं, उनको उनकी पवित्रता वापस करें। जैसा कि आपने कहा यमुना शुद्धिकरण, अगर यमुना शुद्धिकरण की बात करें तो लगातार हमारा चैनल यमुना शुद्धिकरण पे खबर कवरेज कर रहा है और ज़्यादातर जितने भी प्रत्याशी हैं सबके इंटरव्यू भी हमने किए हैं, मगर पहली बार आपने कहा कि सबसे प्रथम जो मेरा मुद्दा रहेगा वो यमुना शुद्धिकरण रहेगा। ऐसा क्यों कि यमुना शुद्धिकरण ही मुद्दा आपने पहली बार रखा? देखिए, ये भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे मैंने भी कहा कि मैं भी उसी समुदाय से आता हूँ जहाँ नदियों को माँ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, जिससे भी हम लेते हैं या जो देता है उसको देवता कहते हैं, तो हम जो भी हम जिससे ले रहे होते हैं उसको पूजने का चलन है। इसी तरह नदियों का, क्योंकि अगर सांस्कृतिक रूप से देखेंगे तो मानव को यहाँ तक पहुँचाने में नदियों का विशेष योगदान है। इसी कारण हम नदियों को माँ कहते हैं और पूजते हैं। और उस संस्कृति में जिसमें नदियों को माँ कहा जाता हो, पूजा कहा जाता हो, जो हर हृदय में निवास करती हो, हर भारतीय, खासतौर से हर हिंदू के और हर मथुरा वाले के हृदय में श्री यमुना महारानी निवास करती हैं और उनकी दुर्दशा, ये तो मतलब शर्म की वाली बात है। प्राथमिकता के आधार पर मैं सिर्फ प्रत्याशी इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं नागरिक के तौर पर चाहता हूँ कि यमुना महारानी को उनकी प्राकृतिक सुंदरता फिर से बरकरार की जाए। यमुना शुद्धिकरण पे यमुना को गंदा पीछे से किया जा रहा है। यहाँ जब किसी से बात करते हैं तो कहता है कि यमुना पीछे से गंदी आ रही है, एक बूंद पानी नहीं है। अगर यमुना में पानी नहीं है तो यमुना प्रदूषण बोर्ड वगैरह इन्होंने जो बनाए हैं, क्या वो सही है? देखिए, ये स्पष्ट बात है, आधुनिक सभ्यता में कहीं भी आप चले जाएंगे, विकास पहले आता है, जनसंख्या उसके बाद आती है। दुर्भाग्य से भारत में जनसंख्या पहले पहुंच जाती है, विकास बाद में आता है। और नालों का गिरना जो आप कह रहे हो, बद्रीनाथ जी से शुरू हो जाता है। अब बद्रीनाथ जी में भी जाएंगे, मैं निजी तौर पे कई बार जा चुका हूँ, वहाँ भी नाले गिर रहे हैं क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है, इसलिए प्रदूषण दिखता नहीं है। अब देखिए, दूसरी चीज़ है, बहुत ही टेस्टेड चीज़ है, हमें नदियों को गंदा नहीं करना है। नदियाँ स्वच्छ तो है ही, अब गंदा ना करने का क्या फॉर्मूला है? जो भी उसमें नाले गिर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा हो, चाहे हाउस से वेस्ट आ रहा हो, उसको बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नदियों में नहीं देना है। इतनी सी बात है। और जिसके लिए 20-25 हजार करोड़ हम खर्च कर चुके हैं। अब ये सोचनीय वैसे नागरिक के तौर पे, फिर से मैं कह रहा हूँ, प्रत्याशी के तौर पे नहीं, नागरिक के तौर पे ये सोचनीय प्रश्न है कि इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी हम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये मेरी समझ से तो परे है। जी, अब हम बात करेंगे यहाँ पे मुद्दों की। आपने जमुना जी का मुद्दा कहा, और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको हम 3 महीने से उठा रहे थे, आओ व्यवस्था बदले में, भ्रष्टाचार। क्योंकि भ्रष्टाचार देख रहे होंगे आप, कमीशनखोरी बढ़ती जा रही है, हर सरकार दर सरकार में रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है। आज स्थिति ये हो गई है, अगर 30% भी किसी विभाग में कमीशन है तो लोग खुश होते हैं कि यार यहाँ तो बहुत कम कमीशन है। 30 से लेकर 50% तक कमीशन जाने का मतलब जानते हैं, या तो हम उतने ही पैसे में दुगना काम कर सकते हैं या उस काम को आधे पैसे में कर सकते हैं। तो अगर ये पैसे हम बचा लेते हैं, और दूसरा
भ्रष्टाचार के कारण जो योजना बनाई जाती है वो भी इसी तरीके से बनाई जाती है जिससे पैसे को खुर्द-बुर्द किया जाए। एक सामान्य नागरिक के तौर पे मेरे मन में प्रश्न उठते हैं, आप कहीं भी जाइए, मतलब शहर में भी आपको देखने को मिल जाएगा, बनी बनाई सड़कों को तोड़ा जाता है। 1 साल बने नहीं है, उसको तोड़ दिया। एक तरफ तो हम धन का अभाव का रोना रोते हैं, दूसरी तरफ स्थिति ये है कि हम धन का अपव्यय करते हैं, बर्बादी करते हैं। दूसरी चीज, मेरा बेटा मुझसे कह रहा था, अभी बहुत ही लीडिंग अखबार में ये न्यूज निकली है कि बनी बनाई सड़क को किसी विभाग ने दूसरे तोड़ दिया। सामंजस्य का अभाव है, या यूं कहें भ्रष्टाचार के लिए ही ये सामंजस्य किया गया है कि बनाओ तोड़ो और धन का अपव्यय करो। ये धन किसका है? ये सामान्य नागरिक की खून पसीने की कमाई है, ये गरीब व्यक्ति की भी कमाई है। आप कुछ भी खरीदते हैं, डायरेक्ट टैक्स है, कुछ भी खरीदते हैं उसका पैसा सरकार को जाता है। तो जो खून पसीने की कमाई है, मेरा मानना ये है कि उसको इस तरीके से अपव्यय होने से नहीं रोका जाना चाहिए। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा, जैसा कि आपने कहा कि भाई जिस तरीके से ये सड़कों को तोड़ते हैं, आप उनको जो है अगर आपको मेयर बनाते हैं तो ये नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अगर मथुरा की बात की जाए, मथुरा की जनता की बात की जाए, तो जनता कहीं ना कहीं टैक्स के अभाव में दबी हुई है। आपने उसको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? पर देखिए, प्रदेशव्यापी हमारा ये मुद्दा है कि हम हाउस टैक्स को आधा कर देंगे और वाटर टैक्स को माफ कर देंगे। प्रदेश स्तर पर चला जा रहा है। हमारे नेता संजय सिंह जी ने इसका उल्लेख किया ही था। भ्रष्टाचार को मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि अगर हम भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर लें तो जो बार बार टैक्सों को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, उल्टा हो जाएगा भाई साहब कुछ ही सालों में, कि हमें उल्टा पैसा जनता को लौटाना पड़ा करेगा कि हमें तो इस्तेमाल करने की जगह ही नहीं मिलेगी। जो सड़क 20 साल चलनी चाहिए वो साल भर में बनानी पड़ रही है। अगर वो 20 साल चलने लग जाए तो हमें तो पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उल्टा सरकार को वापस करेंगे, हम जनता को वापस करेंगे। फिलहाल जो हमारा मुद्दा है, हाउस टैक्स को आधा करेंगे हम और जलकर को माफ करेंगे, और आने वाले समय के लिए भी है। पता नहीं अन्य तरीके की, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में मैंने इलेक्शन लड़ा है, तो मैंने बजट नगर पालिका का मंगाया था, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाया हूँ। पता नहीं कितने तरीके के कर लगा दिए गए हैं और हर किसी से वसूली चल रही है, वसूली तंत्र चल रहा है। उस वसूली तंत्र को खत्म करेंगे, जनता के सहयोग से, जनता की इच्छा से ही हम योजना बनाएंगे और उनको लाभान्वित करेंगे। अच्छा, जैसा कि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और आपके अगर विरोध की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, तो बड़े बड़े प्रतिद्वंदी आपके विपक्ष में हैं, तो किस तरीके से आप उनको मात दे पाएंगे? कोई रणनीति है आपकी उनको मात देने की? देखिए, मेरी रणनीति भगवान श्री कृष्ण बना रहे हैं, मेरी रणनीति ईश्वर बना रहा है। अब आप देखें, आपने मथुरा के इतिहास में ऐसा कोई चुनाव देखा है जिसमें जिस पार्टी से मेयर है उस पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दी हुई है, मेरी निजी किसी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दी हुई है जिसको उनका ही कोई कार्यकर्ता नहीं चाहता है। अन्य एक राष्ट्रीय दल के व्यक्ति पे उनका चिन्ह नहीं है, जिन पर उनका चिन्ह है वो उस दल में नहीं है। दूसरे व्यक्ति की अखबार में पहले दिन ही खबर उड़ गई कि बैठ गए। इतनी प्रतिकूल, इतनी अनुकूल परिस्थिति पहले इलेक्शन में लड़ने वाले व्यक्ति के लिए आपने कभी देखी है? हमारे सीधा मुकाबले में आ गए। नॉमिनेशन करते ही 3 दिन के अंदर लोगों ने मान लिया कि बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से ही है। इतनी अनुकूल परिस्थिति, मुझे तो कोई चुनौती नजर नहीं आ रही। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है और आप देखें भगवान श्री कृष्ण नगरी में चमत्कार होगा। जैसा कि आपने कहा कि जिनको नहीं चाहती, आपने कहा कि उनके खुद की पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चाहते। अभी उनका एक, शायद आपने सुना भी होगा, कुछ वायरल हुआ था, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, मैं फिर से निजी टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका रीजन है कि क्योंकि कोई आरोप लगाता है उसको सफाई देने का भी न्याय का सिद्धांत ये कहता है दोनों की ही बात सुनी जाए, क्योंकि मैंने को दोनों की बात सुनी नहीं है, इसलिए मैं निजी तौर पे मैं उस आरोप की सत्यता या असत्यता के बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन अभी मैं वृंदावन से आ रहा था, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, तो वहाँ एक कार्यकर्ता मुझे मिले, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। उन्होंने ये मुझसे कहा कि वो अपने साथ के अन्य कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि अब किसी भी अच्छे आदमी को टिकट दे दो, बीजेपी के को मत दो बजे। मैंने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं जिससे कि बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीख जाए। बिना कार्यकर्ताओं की सहमति के, बिना लोगों की सहमति के किसी को भी टिकट देने का साहस पार्टी में कब आता है? अब खुद सोचे, निरंकुश होती जा रही है पार्टियां। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। 2 दिन पहले आए हुए व्यक्ति को उन्होंने टिकट दे दी। ये मतदाता का, कार्यकर्ता का असम्मान नहीं है, उसको बेइज्जत नहीं किया जा रहा है। मेरे हर नागरिक से कहना है वो पार्टी के कार्यकर्ता बनकर, अनुयायी बनकर मतदान ना करें, अपने मत अधिकार को पहचाने और भाग्य विधाता बनकर मत का प्रयोग करें, ना कि अनुयायी बनकर। जी, सबसे बड़ा सवाल है मेरा आपसे,
अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से आप खड़े हैं, और अरविंद केजरीवाल जिनको खड़ा करते कहीं वो उनका राजनीति से कहीं भी लेना देना नहीं होता, और वो आप में भी देखने को मिल रहा है। आपने राजनीति से कहीं भी अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो आपका राजनीति से कोई लगाव नहीं रहा, और आप अभी इतने इतने बड़े बड़े नेताओं से के बीच में खड़े हैं, जैसे कहूं तो 32 दांतों के बीच में जीभ, कैसे निकाल पाएंगे उसको 32 दांतों से? देखिए क्या है, अरविंद केजरीवाल जी खुद राजनीतिक परिवार से या परिवेश से नहीं आते थे, वो खुद सेवा के भाव से बदलाव के लिए राजनीति में आए थे। इसी तरह उनसे उनकी पार्टी से प्रेरणा ले रहे हैं। मैं ही मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं मोर देन 99.99%, मैंने 0.01% इसलिए छोड़ा है क्योंकि अपवाद होते हैं, मैं शायद ना जानता हूँ, मेरा दावा झूठा साबित ना हो, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ज़्यादातर लोग सेवा के भाव से पार्टी से जुड़ रहे हैं, ज़्यादातर लोग गैर राजनीतिक रूप से ही गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग ही हमसे जुड़ रहे हैं, और ये हमारी ताकत है। हमें वो सब नहीं करना जो वो करते आ रहे हैं। अगर जो वही सब करना हो जो अन्य लोग करते आ रहे हैं तो हमारी आवश्यकता ही नहीं है। भाजपा के लोग 1 लाख वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए मैं किसी गणित में नहीं पढ़ रहा हूँ। जब नॉमिनेशन किया था तो उसी समय मैंने अपनी जो कोर कमेटी थी उनसे कसम खिलवाई थी कि इलेक्शन के ड्यूरेशन में मत की कौन कहाँ वोट दे रहा है इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, मुझसे भी नहीं करेंगे और अपने जहन में भी नहीं आने देंगे। वजह क्या है? वो तो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के लोगों के साथ 4 आदमी नहीं है, हमारे साथ देखिए धन से अलावा योगी जी आ रहे हैं प्रचार करने। बिल्कुल कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात बता दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी तारसी में प्रोग्राम कर रहा था, जैसा आपने कहा मैं तो साधारण तरीके से ही काम करता हूँ। दबाव मेरे ऊपर भी मेरी पार्टी वाले डाल रहे हैं भाई लाव लश्कर के चलो, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, वो चीज़ें हमें करनी नहीं है। तो मेरा ड्राइवर वहीं खड़ा हुआ था, हम प्रचार कर रहे थे, उन्होंने मुझे जो बताया वहाँ कई सारी ढकेल लगी हुई थी, दुकान थी, उसमें बीजेपी के पार्षद का जुलूस जा रहा था, पार्षद का, प्रत्याशी का नहीं, पार्षद का। उनके साथ एक टाटा 407 जा रही थी, रथ बना हुआ था, 8-10 गाड़ियाँ थी, 50-100 मोटरसाइकिल थी। वो जो ढकेल वाले कह रहे थे उनकी बात हूबहू बता रहा हूँ मैं। अगर सत्यता की जांच करने में जाके कर सकते हैं। वो तो सुन रहा था, वो क्या कर रहे थे, ये देखो ये आ गए, ये जो खर्चा कर रहे हैं ना ये सब हमसे ही वसूल करेंगे। वो उनको डकैत कर रहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा था ये जो ताम झाम लेके घूम रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं ना, ये सब हमसे ही वसूल करने वाले हैं। तो जनता की ये भावना है, ताम झाम टीम टाम से वोट नहीं मिलते। मैं दूल्हा पहली बार बनाऊँ, बराते में मैं बहुत कर चुका हूँ, मैंने ये अनुभव है, करोड़ों खर्च करके दर्जनों के हिसाब से लोग वोट लाते हैं। जनता चुनाव लड़ती है, नेता लड़ता वो नजर आता है, लड़ता नहीं है, जनता ही चुनाव लड़ती है। 7.5 लाख लोगों तक मैं तो कुछ भी करके पहुंच नहीं पाऊंगा 8-10 दिन में, और जनता चाहेगी तो 2 दिन में पहुंचा देगी मुझे, और जनता ही पहुंचा रही है। अगर बात की जाए मेयर पद की, योगी जी खुद मेयर का प्रचार करने आ रहे हैं, जहां तक कि बड़े बड़े विधायकों का प्रचार करने एक मुख्यमंत्री नहीं आता, मगर यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद मेयर का प्रचार करने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अब आप खुद ही समझ लीजिए, ये उसको चुनौती मान रहे होंगे। मैं तो कहीं भी जा रहा हूँ, मैं तो बहुत ही मतलब समझ लीजिए बहुत खुश हूँ। मैं अभी कल वृंदावन में, जैसा आपने कहा चुनौती मान रहे हैं, किससे चुनौती मान रहे हैं, क्यों ऐसे, क्या कारण है कि योगी जी को प्रचार करने आना पड़ रहा है एक मेयर के लिए? देखिए मैंने क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण का मेरे पास आशीर्वाद है कि जो भाजपा को नहीं चाहते, भाजपा के कार्यकर्ता जो भाजपा से चिड़े हुए हैं, अन्य नागरिक जो भाजपा की नीतियों से दुखी और परेशान है, मथुरा की मैं आम आदमी पार्टी को वोट देने के अलावा उन पर कुछ रास्ता ही नहीं बचा है। कांग्रेस का तो सही असली नकली का पता ही 11 तारीख के बाद लगेगा, अन्य पार्टियों को यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। तो हर किसी को जो भाजपा को नहीं चाहता उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उसे हटाने का। आम आदमी पार्टी को वोट देकर वो भाजपा की यहाँ से 10 साल के कुशासन से विदाई कराना चाहते हैं। अच्छा, आपसे एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, आप झाड़ू के निशान से खड़े हैं, दिग्गज नेता आपके विपक्ष में खड़े हैं, योगी जी आपके विपक्ष में प्रचार करने आ रहे हैं, तो क्या लगता है आप झाड़ू चला पाएंगे उन पे? मैंने कहा ना, भी मैंने पहले भी कहा था, अभी मैं कहानी का मैं भूल गया कि मैं 25 साल के लिए राजनीति करने आया हूँ। गहन मंथन के बाद मैं राजनीति कर रहा हूँ। आपको जो बाहर दिखाई देता, जो डिलीवरी दिखाई देती है, वो तो देखो असली तैयारी मन के भीतर होती है। बाहर जो नज़र आता है वो तो उसकी डिलीवरी होती है। मैं बहुत चिंतन मनन अध्ययन करने के बाद राजनीति में आया हूँ, लंबी पारी खेलने आया हूँ, और मैं आपको आशा दिलाता हूँ, उम्मीद आपकी पूरी करेंगे। आप पत्रकार हैं लेकिन मथुरा के नागरिक पहले हैं। एक राजनेता के तौर पे आप मेरे ऊपर गर्व करेंगे और अन्य कई बार मुझे अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे, और हर बार मैं आपको खुश करूंगा, आपका दिल जीतूंगा, ये मेरा वादा है। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवीण भारद्वाज, जो कि मेयर पद के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा
कि मेरे किसी से कोई मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर आप खुद देख लीजिए उनकी पार्टी के खुद के कार्यकर्ता और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको वोट ना दिया जाए। कांग्रेस पे धावा बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक प्रत्याशी को तो पंजा दे दिया और एक को लॉलीपॉप, ये इनका कहना था। अब देखना ये होगा कि इस मेयर के चुनाव में ये कितना झाड़ू चला पाते हैं और कितना सफाई कर पाएंगे झाड़ू से। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा रह गया, मुझे याद नहीं रहा। हाँ, मैं आपसे अरविंद केजरीवाल जी की बात की जाए, दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने कार्य किए हैं, लोग कहीं ना कहीं प्रशंसा भी करते हैं। क्या लगता है आपको उसी लेवल पे यहाँ कार्य हो पाएंगे? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और सबसे बड़ा प्रदेश कहा जाता है। क्या लगता है अगर आपको जनता प्यार दे दे, आपको मेयर बना दे, तो वो कार्य यहाँ हो पाएंगे? जनता जानना चाहती है। आप भूल गए और आपने दोबारा पूछ लिया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बात मैं भी कहना भूल गया। हमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज मथुरा में मिल रहा है वो दिल्ली का मिल रहा है, क्योंकि हम दिल्ली से लगे हुए हैं। शायद ही किसी गली मोहल्ले में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो दिल्ली ना आता जाता हो या दिल्ली में उसके परिवार का कुछ सदस्य ना रहता हो। जब हम प्रचार में जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि हम तो इंतजार कर रहे थे आपका कि आप कब उत्तर प्रदेश में सक्रिय होंगे, और हम दिल्ली जैसी सरकार उत्तर प्रदेश में भी चाहते हैं। दूसरी बात, पार्टी नीति बनाती है और उसके लिए फीडबैक हमें देती है। अगर मैं मेयर बनूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा। मुझे पूरा यकीन है केंद्रीय नेतृत्व मुझे अच्छे से प्रशासन चलाने के लिए विशेषज्ञों की टीम भी देगा, और जो काम हमने दिल्ली में अच्छे से किए हैं, आपको पता है हमारे पार्टी में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लड़ने लोग हैं, उनका सहयोग मिलेगा और हम अपनी योग्यता प्रदर्शित करेंगे और मथुरा के लोगों को, राजनीतिक लोगों के ऊपर जो अविश्वास है उससे हम दूर करेंगे, उनका अनुभव को बदल लेंगे हम। बीजेपी के लोगों के द्वारा लगातार आपके बड़े नेताओं पे बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी जांच टीमें उनके पीछे पड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, इसलिए कि मैं 6 महीने से लोगों के बीच में जाता हूँ। ये बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहे हैं, जनता खुद बोलती है कि जी केजरीवाल जी को तो फंसाया जा रहा है, मनीष सिसोदिया को तो फंसाया जा रहा है। अगर वो ये सब नहीं करते तो हमारे को जो प्रचार मिल रहा है, सहानुभूति मिल रही है, उसके लिए मैं और मेहनत करनी पड़ती है। और मैं चाहूँगा बीजेपी वालों से कि ऐसे ही जुल्म का अंत होता है और वो ज़्यादा जुल्म करें, जिसे हम जल्दी से उसका अंत करें। ये थे प्रवीण भारद्वाज जी, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है और हमारी गवर्नमेंट जो दिल्ली में काम कर रही है उसका बेनिफिट हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। देखना ये होगा इनकी झाड़ू कितना सफाया मथुरा में कर पाएगी, या झाड़ू की सीख वहीं के वहीं रह जाएंगी, या मथुरा को जो पुराने दिग्गज नेता हैं उनसे साफ कर पाएंगी। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।